गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो किसी भी सफल संगठन के पर्दे के पीछे काम करता है। जी। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, या जिसे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स कहते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि यह किसी भी कंपनी का एक अदृश्य सुरक्षा कवच जैसा है। एक गाइड बुक भी कह सकते हैं। हाँ, गाइड बुक। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कोई भी संगठन, चाहे छोटा हो या बड़ा, खुद को अंदर से सुरक्षित और व्यवस्थित कैसे बनाता है। और कुशल भी। सही कहा। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया की पड़ताल शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल तो यही है कि ये आंतरिक नियंत्रण आखिर है क्या? सुनने में बहुत भारी भरकम शब्द लगता है। हाँ, शब्द थोड़ा तकनीकी जरूर है, पर इसके पीछे का जो आइडिया है वो बहुत सीधा है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि ये किसी भी संगठन के अपने बनाए हुए नियम कानून हैं, प्रक्रियाएं हैं। मतलब कंपनी की अपनी रूल बुक। बिल्कुल। और इसका मकसद बस 4 मुख्य चीजें पक्की करना है। पहला, कामकाज कुशलता से हो। ठीक है। दूसरा, कंपनी की संपत्ति मतलब पैसा सामान सब सुरक्षित रहें। तीसरा, किसी भी तरह की धोखाधड़ी या बड़ी गलतियों को होने से रोका जाए। और चौथा, सारे वित्तीय रिकॉर्ड्स मतलब हिसाब किताब एकदम सटीक हों। तो संक्षेप में ये मैनेजमेंट के लिए एक टूल है जिससे सब कुछ सही चलता रहे। एकदम। ये एक ऐसा ढांचा है जो पूरे जहाज को सही दिशा में और सुरक्षित तरीके से चलाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये एक तरह का कंपनी का अपना संविधान हो गया। ये तो समझ में आ गया जी। लेकिन जो बात मुझे ज्यादा दिलचस्प लग रही है वो है इसके उद्देश्य। स्रोत में करीब 10 उद्देश्य बताए गए हैं। हाँ, काफी विस्तार से बताया गया है। तो इन्हीं समझने के लिए मुझे लगता है हम इन्हें कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। ये अच्छा रहेगा। शुरुआत शायद सबसे बुनियादी जरूरत से करनी चाहिए, सुरक्षा। बिल्कुल सही नजरिया, क्योंकि अगर नींव ही सुरक्षित नहीं है तो आप उस पर कोई भी बड़ी इमारत खड़ी नहीं कर सकते। तो सबसे पहला उद्देश्य है संपत्ति की सुरक्षा। स्रोत कहते हैं कि ये कैश, स्टॉक, मशीनरी, इन सब चीजों को चोरी या नुकसान से बचाता है। ये तो किसी भी बिजनेस के लिए पहली प्राथमिकता होगी। सोचिए, अगर किसी दुकान का सामान ही सुरक्षित नहीं है तो वो बेचेंगे क्या? और ये सिर्फ मतलब ताला लगाने या गार्ड रखने तक सीमित नहीं है। अच्छा। इसका एक और गहरा पहलू ये सुनिश्चित करना है कि संपत्ति का उपयोग सिर्फ कंपनी के हित में हो, किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। जैसे कंपनी की गाड़ी का इस्तेमाल सिर्फ दफ्तर के काम के लिए हो, या कंपनी के लैपटॉप और प्रिंटर का इस्तेमाल सिर्फ आधिकारिक कामों के लिए। ये भी संपत्ति की सुरक्षा का ही एक हिस्सा है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जी। अच्छा, आपकी बात से ही मुझे दूसरा उद्देश्य याद आ रहा है, धोखाधड़ी और गलतियों की रोकथाम और पता लगाना। हाँ। इन दोनों शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ आप समस्या होने ही नहीं दे रहे, और दूसरी तरफ अगर हो जाए तो उसे पकड़ रहे हैं। बिल्कुल। ये तो किसी बीमारी के इलाज और बचाव दोनों जैसा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक दो तरफा रणनीति है।
एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली पहले तो गलतियों की संभावना को ही कम कर देती है। कैसे? कोई उदाहरण? मान लीजिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कोई बिल बिना परचेज ऑर्डर नंबर के प्रोसेस ही नहीं हो सकता। अच्छा। ये रोकथाम हो गई। आपने गलती का रास्ता ही बंद कर दिया। और पता लगाना? उसका उदाहरण है हर महीने बैंक स्टेटमेंट का कंपनी के खातों से मिलान करना। अगर कोई भी गलत लेन देन हुआ है तो वो महीने के अंत में तुरंत पकड़ में आ जाएगा, इससे पहले कि वो एक बड़ी समस्या बन जाए। एकदम। इसी सुरक्षा से जुड़ा एक और बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है, कर्तव्यों का पृथक्करण, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। हाँ, ये सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, पर असल में ये काम कैसे करता है? ये धोखाधड़ी रोकने का शायद सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी एक काम से जुड़ी सारी जिम्मेदारियां किसी एक व्यक्ति को ना दी जाएं, उन्हीं अलग अलग लोगों में बांटा जाए। जी। एक क्लासिक उदाहरण है भुगतान प्रक्रिया का। जो व्यक्ति किसी सप्लायर के लिए सामान का ऑर्डर देता है, वो व्यक्ति उस सप्लायर के बिल को मंजूरी नहीं देगा, और जो बिल को मंजूरी देता है वो भुगतान जारी नहीं करेगा। ये तीनों काम 3 अलग अलग लोग करेंगे। अच्छा, तो ये चेक एंड बैलेंस जैसा है, ताकि किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरी ताकत ना आ जाए। बिल्कुल। अगर एक ही व्यक्ति ऑर्डर भी दे, बिल भी पास करे और पेमेंट भी कर दे, तो वो तो बड़ी आसानी से अपने किसी दोस्त की कंपनी के नाम पर नकली बिल बना के पैसे निकाल सकता है। बिल्कुल। इस प्रणाली से मिलीभगत के बिना धोखाधड़ी करना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। पूछिए। ये सिद्धांत बड़ी कंपनियों के लिए तो ठीक है, जहां हजारों कर्मचारी होते हैं, पर उन छोटे स्टार्टअप्स का क्या, जहां एक ही इंसान को 10 काम करने पड़ते हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। वहां आप एक पेमेंट के लिए 3 अलग अलग लोग कहां से लाएंगे? ये सच है कि एक छोटी टीम में आप हूबहू ऐसा ढांचा नहीं बना सकते, लेकिन आप इस सिद्धांत की भावना को लागू कर सकते हैं। वो कैसे? भले ही आपके पास 3 लोग ना हो, लेकिन आप समीक्षा की एक परत जोड़ सकते हैं। जैसे जो कर्मचारी भुगतान करता है, मालिक महीने के अंत में खुद बैंक स्टेटमेंट की समीक्षा कर सकता है और सभी बड़े भुगतानों पर एक नजर डाल सकता है। अच्छा, तो यहाँ मालिक एक बाहरी जांचकर्ता की भूमिका निभा रहा है। जी। प्रक्रिया भले ही अलग हो, लेकिन नियंत्रण का सिद्धांत वही रहता है। और शायद इसी से जुड़ा है एक और उद्देश्य, लेन देन का उचित प्राधिकरण, प्रॉपर ऑथराइजेशन। हाँ, यानी हर काम को करने की मंजूरी एक तय स्तर पर ही मिले। हाँ, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। प्राधिकरण ये सुनिश्चित करता है कि हर फैसला एक जिम्मेदार स्तर पर लिया जाए। जैसे एक सेल्स एग्जीक्यूटिव शायद 10% तक की छूट दे सकता है, लेकिन उससे ज्यादा की छूट के लिए उसे अपने मैनेजर की मंजूरी लेनी होगी। और 50% से ज्यादा की छूट के लिए? उसके लिए शायद कंपनी के डायरेक्टर की। ये कंपनी को बड़े वित्तीय जोखिमों से बचाता है। तो ये सारी बातें सुरक्षा के कवच को मजबूत करती हैं। लेकिन मान लीजिए कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही, फिर भी अगर हिसाब किताब ही सही नहीं लिखा जा रहा, तो क्या फायदा? हाँ, तो क्या कंपनी को अपनी सही तस्वीर कभी पता चल पाएगी? कभी नहीं। ये अंधेरे में गाड़ी चलाने जैसा है। यहाँ से शायद भरोसे और सटीकता का सवाल उठता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि अगर एक कंपनी के रिकॉर्ड पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता, तो उसके आधार पर लिए गए सारे फैसले गलत साबित हो सकते हैं। और यहीं पर तीसरा उद्देश्य आता है, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता। एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मतलब हर बिक्री, हर खरीद, हर खर्च का सही और पूरा हिसाब रखा जाए, एक एक रुपया। और ये प्रबंधन के लिए बेहद जरूरी है। अगर रिकॉर्ड ही गलत होंगे तो कंपनी को ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा उत्पाद ज्यादा बिक रहा है या किस विभाग में लागत बढ़ रही है? मतलब सटीक रिकॉर्ड के बिना कोई भी रणनीति बनाना सिर्फ तुक्केबाजी होगी। बिल्कुल। और जब अंदरूनी रिकॉर्ड सटीक होंगे, तभी तो उनसे बनने वाली बाहरी रिपोर्ट जैसे बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तभी वो विश्वसनीय होंगे। ये हमें चौथे उद्देश्य पर लाता है, वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता। हाँ, और ये विश्वसनीयता सिर्फ मैनेजमेंट के लिए नहीं है, ये बाहरी दुनिया के लिए भी उतनी ही जरूरी है। मतलब निवेशक और बैंक? जी। सोचिए, अगर कोई निवेशक आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, तो वो आपके वित्तीय विवरणों पर ही तो भरोसा करेगा। अगर उसे पता चले कि ये आंकड़े भरोसे के लायक नहीं हैं, तो वो कभी निवेश नहीं करेगा। तो ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये बाजार में कंपनी की इज्जत और भरोसे का आधार है। एकदम। और भरोसे के लिए सिर्फ सटीकता ही नहीं, समय भी जरूरी है। अच्छा। यहीं पर 9वां उद्देश्य आता है, रिपोर्टों की समय पर तैयारी, टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स। जी। सोचिए, अगर आपको पिछले साल की बिक्री के आंकड़े आज मिले, तो मैं उस जानकारी का क्या करूंगी? कुछ नहीं,
देर से मिली जानकारी अक्सर बेकार हो जाती है। ये तो वैसा ही है जैसे कार चलाते समय आप पीछे देखने वाले शीशे में तो देख रही हैं, लेकिन वो आपको 10 मिनट पहले का ट्रैफिक दिखा रहा हो। बहुत अच्छा उदाहरण है। आप उसके आधार पर आज का मोड़ नहीं ले सकती। बिल्कुल। प्रबंधन को वर्तमान स्थिति के आधार पर भविष्य के लिए फैसले लेने होते हैं। ठीक है, तो जब आपके पास सही और समय पर भरोसेमंद जानकारी हो, तभी तो आप उस जानकारी का इस्तेमाल अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कर सकती हैं। हाँ, यहीं से हमारी चर्चा का तीसरा और आखिरी हिस्सा शुरू होता है, जो कंपनी के प्रदर्शन और नियमों के पालन से जुड़ा है। जी। इसमें पहला है परिचालन दक्षता, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। हाँ, ये वो हिस्सा है जहां आंतरिक नियंत्रण सिर्फ एक सुरक्षा कवच न रहकर कंपनी को आगे बढ़ाने वाला एक इंजन बन जाता है। मतलब काम कम से कम बर्बादी के साथ और सबसे असरदार तरीके से किया जाए। बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये समय और संसाधनों का सही उपयोग करने के बारे में भी है। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, क्या कभी-कभी बहुत ज्यादा नियंत्रण और नियम कानून कर्मचारियों की रचनात्मकता को कम नहीं कर देते? ये एक क्लासिक बहस है। क्या दक्षता और नियंत्रण के बीच एक टकराव है? अगर नियंत्रण गलत तरीके से लागू किया जाए तो हाँ, वो नौकरशाही को जन्म दे सकता है, लेकिन एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई नियंत्रण प्रणाली इसका उल्टा करती है। वो कैसे? वो अस्पष्टता को खत्म करती है। जब कर्मचारियों को पता होता है कि प्रक्रिया क्या है, उन्हें क्या करने का अधिकार है, तो वो ज्यादा आत्मविश्वास और तेजी से काम कर सकते हैं। ये एक तरह से सड़क पर ट्रैफिक लाइट की तरह है। ट्रैफिक लाइट आपकी गति को नियंत्रित करती है, लेकिन साथ ही वो दुर्घटनाओं को रोककर सभी को अपने गंतव्य तक कुशलता से पहुंचने में मदद भी करती है। ये एक बेहतरीन नजरिया है। यानी नियम रुकावट के लिए नहीं, बल्कि रास्ता दिखाने के लिए है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है छठा उद्देश्य, नीतियों का पालन। एड्यूरेंस टू पॉलिसीज। ये सुनिश्चित करता है कि काम में एक रूपता हो, एक जैसा काम हो। हाँ, जब हर कोई एक ही नियम पुस्तिका से काम करता है तो भ्रम की स्थिति कम होती है। कोई उदाहरण है आपके पास? जी, मैं एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहा था जहां खर्च की कोई तय नीति नहीं थी। तो क्या हुआ? नतीजा, एक मैनेजर ने अपनी टीम को 5 स्टार होटल में पार्टी दे दी, जबकि दूसरी टीम को सामान्य लंच के लिए भी मंजूरी नहीं मिल रही थी। इससे तो कर्मचारियों में बहुत असंतोष फैला होगा। बहुत ज्यादा। एक छोटी सी नीति की कमी ने पूरे ऑफिस का माहौल खराब कर दिया था। और अंत में 7वां उद्देश्य, जो शायद इन सब में सबसे गैर समझौतावादी है, वो है कानूनों और विनियमों का अनुपालन। यानी देश के कानून का पालन करना। इसके बिना कोई भी व्यवसाय लंबे समय तक टिक ही नहीं सकता। हर व्यवसाय को कर कानूनों, श्रम कानूनों, पर्यावरण नियमों और कई अन्य विनियमों का पालन करना होता है। एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली ये सुनिश्चित करती है कि कंपनी अनजाने में भी कोई कानून न तोड़े। और आज के सोशल मीडिया के दौर में एक छोटी सी भी कानूनी चूक कंपनी की प्रतिष्ठा को रातों रात खत्म कर सकती है। हाँ। एक बार भरोसा टूटा तो ग्राहक और निवेशक वापस नहीं आते। ये सिर्फ जुर्माना भरने से कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान है। ये कंपनी के अस्तित्व का सवाल बन जाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो आंतरिक नियंत्रण सिर्फ गलतियों को पकड़ने या धोखाधड़ी को रोकने वाला एक पुलिस तंत्र नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये किसी भी संगठन को कुशलतापूर्वक, नैतिक रूप से और स्थिरता के साथ चलाने के लिए एक संपूर्ण ढांचा है। एकदम सही कहा आपने। ये कंपनी की संपत्ति से लेकर उसके कर्मचारियों के प्रदर्शन और बाजार में उसकी प्रतिष्ठा तक हर चीज को प्रभावित करता है। बिल्कुल। ये एक नींव है जिस पर विश्वास, विश्वसनीयता और विकास की इमारत खड़ी होती है। ये एक अदृश्य शक्ति की तरह है जो पूरे संगठन को एक साथ बांध कर रखती है और उसे सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। जी, ये सुनिश्चित करती है कि कंपनी सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए भी तैयार हो। ये वाकई एक शक्तिशाली अवधारणा है जो हर सफल संगठन के मूल में काम करती है, चाहे हमें वो दिखाई दे या न दे। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। आज हमने उन प्रणालियों और प्रक्रियाओं पर चर्चा की जो एक संगठन स्थापित करता है, एक तरह का हार्डवेयर। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। इन लिखे हुए नियमों की प्रभावशीलता पर संगठन की संस्कृति यानी उसके सॉफ्टवेयर का क्या प्रभाव पड़ता है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या कागज पर दुनिया की सबसे अच्छी नियंत्रण प्रणाली भी उस वक्त विफल हो सकती है जब लोग उस पर विश्वास नहीं करते या उसका पालन करने के लिए अंदर से प्रेरित महसूस नहीं करते? मतलब आप दरवाजे पर दुनिया का सबसे अच्छा ताला लगा सकते हैं, लेकिन अगर अंदर का कोई व्यक्ति ही दरवाजा खुला छोड़ दे तो उस ताले का क्या फायदा?